आज हम पढ़ेंगे अनुगौण वेग और उसके बाद से पढ़ेंगे कि अनुगौण वेग तथा धारा में क्या संबंध होता है। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मंडल में। तो चलिए शुरू करते हैं कि अनुगौण वेग क्या होता है। तो ध्यान दीजिए कि अनुगौण वेग जो है, अनुगौण वेग को समझने के लिए यहाँ पे सबसे पहले जो है एक हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक हमारे पास चालक है PQ। ठीक है, इस चालक PQ को इस पे जो है सेल की सहायता से या बैटरी की सहायता से जो है मान लीजिए कि इसके सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? विभवांतर लगाते हैं। इस चालक PQ पे जो है हमने क्या किया है, विभवांतर लगाएंगे। जब हम चालक PQ पर विभवांतर लगाएंगे तो जो चालक PQ होगा इसके सिरे पर क्या होगा, उच्च विभव, एक तरफ उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा और एक तरफ निम्न विभव उत्पन्न हो जाएगा। मतलब कि Q की तरफ उच्च विभव, जिधर प्लस रहता है उधर उच्च विभव हो जाता है और जिधर माइनस रहता है उधर निम्न विभव उत्पन्न हो जाता है। इसके कारण क्या होता है, चालक के भीतर जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है। ठीक है, जिसको मान लीजिए ई से दिखा देते हैं। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाएगा तो इस चालक के भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, इस वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में Q के तरफ गति करने लगते हैं। Q की तरफ गति करने लगते हैं। क्यों गति करने लगते हैं? क्योंकि जब वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा ना बाबू, तो क्या होगा, इन इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल लगेगा। तो इधर क्या है, इधर धन सिरा है और ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, माइनस आवेश होता है। तो माइनस आवेश और धन आवेश के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण का बल लगता है। तो ये जो धन आवेश होगा ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉनों को अपने तरफ खींचने लगेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है गति करने लगेंगे और ये त्वरित होना शुरू कर देंगे। लेकिन क्या होता है कि जब ये गति करना शुरू करते हैं तो इनके मार्ग में बहुत सारे धनावेशित कण आ जाते हैं और उस धनावेशित कणों से या उन धनायनों से लगातार ये इलेक्ट्रॉन टकराते रहते हैं, जिनके कारण जो है इनका वेग बढ़ नहीं पाता है और अंत में ये जो है एक अति सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं और उसी अति सूक्ष्म नियत वेग को हम अफवाह वेग या अनुगौण वेग कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगौण वेग क्या होता है? तो जब भी किसी चालक के सिरों पर क्या करते हैं, जब भी किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो उस चालक के भीतर जो है एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण जो उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वह वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। लेकिन उन इलेक्ट्रॉनों का जो त्वरण होता है वह लगातार बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जो है बार बार धनायनों से टकराते रहते हैं, जिनके कारण जो है उनका वेग अति सूक्ष्म हो जाता है और अंत में वह एक सूक्ष्म नियत वेग से गति करने लगते हैं, जिसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अफवाह वेग या अनुगौण वेग कहते हैं। तो इसकी परिभाषा चलिए हम लोग लिखते हैं। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? देखिए, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जिस सूक्ष्म नियत वेग से गति करते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। अपवाह वेग कहलाता है। ठीक है, अपवाह वेग कहलाता है, तो अपवाह वेग कहेंगे इसको। ठीक है, और जब अपवाह वेग कहलाएगा, जब इलेक्ट्रॉन ये अपवाह वेग से गति करने लगेंगे तो इस चालक के अंदर जो है धारा बहने लगता है। तो ध्यान रखिए कि जब भी इस चालक के अंदर धारा बहने लगे तो याद रखना चाहिए कि जब भी इस चालक के अंदर धारा बहने लगेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह एक नियत वेग से गति कर रहे होंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे अनुगौण वेग, VD बोलेंगे। क्या बोलेंगे? VD। तो अनुगौण वेग जो है इसे जो है VD से प्रदर्शित करते हैं, VD से, ठीक है ना, से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित करते हैं। ठीक,
तो जब भी किसी चालक के अंदर जो है धारा बहेगा तो आपको समझना चाहिए कि जो इसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन है वह अनुगमन वेग से गति कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इसी के आधार पर जो दिया गया है इसी के आधार पर क्या करना है, हमें जो अनुगमन वेग vd है और जो इसके अंदर धारा बहेगा, अब धारा की दिशा क्या होगी, तो प्लस टर्मिनल है, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें ऐसे गति करेंगे और जो धारा की दिशा होती है वो हमेशा क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में होती है। तो मान लीजिए कि इसके अंदर जो है धारा बहने लगती है और ये धारा इसमें बह रहा है। तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सवाल में एग्जाम में कई बार इसको जो पूछा जा चुका है लघुत्तरीय प्रश्न में कि भाई अनुगमन वेग जो होता है vd, अनुगमन वेग vd और जो चालक के अंदर जो धारा प्रवाहित होता है इन दोनों के बीच क्या संबंध है। तो ध्यान रहे कि इनके बीच जो संबंध होता है उसको मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ। जो संबंध होता है vd बराबर होता है I/E जो है ये फार्मूला इसका होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि vd बराबर I/E होता है। यह पूछ देगा एग्जाम में कि अनुगमन वेग तथा धारा के बीच संबंध को प्राप्त कीजिए या व्युत्पन्न कीजिए। तो इस सूत्र को हमें प्राप्त करना है, निकालना है इसको। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग निकालेंगे अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध निकालेंगे। अनुगमन वेग और धारा में संबंध क्या होता है उसको हम लोग निकालेंगे। देखिए उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं कि अनुगमन वेग और धारा में संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो है हम जानते हैं कि I बराबर Q/T होता है, ठीक है। तो जब I बराबर Q/T होता है तो पहले हम क्या करेंगे, Q का मान निकालेंगे, फिर से T का मान निकालेंगे और जब Q और T का मान निकल जाएगा ना तो हम इस समीकरण जो I बराबर Q/T है तो Q की जगह पे हम Q का मान रख देंगे और T की जगह पे T का मान रख देंगे और रखने की तुरंत बाद क्या होगा, ये हमारा फार्मूला मिल जाएगा जो हमने अभी लिखा था vd बराबर I/E जो हमें निकालना था ये तुरंत हमें प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, I और Q का मान निकालने के लिए देखिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो ये चित्र जो बगल में बना है इसी चित्र को हमें याद रखना है। चलिए थोड़ा इस चित्र के बारे में लिखते हैं। चित्र के बारे में क्या लिखते हैं, माना एक चालक छड़ PQ की लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है। हमने क्या माना है कि मान लीजिए कि ये PQ क्या है, एक छड़ हो गया जिसकी लंबाई हम लोग L मान लेते हैं और इसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है मतलब कि जो क्षेत्रफल है इसका ये मान लीजिए कि A है, ये क्षेत्रफल है इसका, ठीक है। अच्छा, चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं तब चालक में I धारा प्रवाहित होती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन vd वेग से गति करते हैं, ठीक है। ये यहां तक लिखना है। इसमें चालक जो चित्र बनाया गया इसी को हम देख के लिख सकते हैं कि माना जो है एक PQ छड़ है, PQ एक चालक छड़ है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, L लंबाई है। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल मतलब इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल A है। चालक के प्रति एकांक
आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है n, मतलब कि 1 मीटर घन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं n है। तो भाई इस चालक का आयतन कितना होगा, इस चालक का आयतन देखिए क्षेत्रफल कितना है a है, लंबाई कितना है l है, तो आयतन हो जाएगा a इंटू l, ये इसका आयतन हो जाएगा। ठीक है, तो a इंटू l कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो 1 मीटर घन में, ध्यान दीजिएगा 1 मीटर घन में n इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इस चालक के कुल आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो भाई उसके कुल आयतन से और n से गुणा कर देंगे तो हमें कुल इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। अच्छा, तथा चालक के सिरों पर भी विभवांतर लगाते हैं, करके चालक के सिरों पर क्या कर दिया गया, भी विभवांतर लगाते हैं, जिसके कारण जो है तब जो है चालक में आई धारा बहता है। कितना धारा बह, आई। अच्छा, धारा आई बहेगा और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो भीडी वेग से गति करने लगते हैं, मतलब कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये भीडी वेग से गति करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है, अनुगौण वेग और धारा में संबंध निकालना है। उसके लिए क्या करेंगे हम लोग जो है सबसे पहले Q का मान निकालेंगे या फिर से T का मान निकालेंगे, और जब Q और T का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो धारा का जो फार्मूला होता है I बराबर Q/T, उसमें हमें रखना है। तो Q का मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए हमें पता करना पड़ेगा चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अभी हमने बताया कि चालक के 1 मीटर घन में n इलेक्ट्रॉन है, तो चालक के अंदर कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, चालक के प्रति एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन है उससे और जो उसका आयतन है उसे गुणा कर देंगे, तो हमें जो है चालक के अंदर उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन, चालक में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो मान लीजिए n होगी, यह n कितने के बराबर होगा, तो भाई यह n बराबर हो जाएगा चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन और गुणे उसका कुल आयतन। तो भाई उसका प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n है, मतलब 1 मीटर घन में n इलेक्ट्रॉन है, तो भाई पूरे चालक के आयतन में कितना हो जाएगा, तो भाई हम उसके आयतन से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक उसी तरह का है कि 1 पेन का दाम 5 रुपया है तो 50 पेन का दाम कितना होगा, तो यहाँ पर भी है कि 1 मीटर घन में n इलेक्ट्रॉन है, तो भाई इतने मीटर घन में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो इसमें गुणा कर दीजिए आपको चल जाएगा पता। तो भाई कुल इलेक्ट्रॉन तो हो जाते हैं। अच्छा, अब चालक में कुल आवेश कितना हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा चालक में जो कुल आवेश होता है, चालक में कुल आवेश, चालक में कुल आवेश को मान लीजिए Q से दिखा देंगे, और Q बराबर होता है n, तो चालक के अंदर कुल कितना इलेक्ट्रॉन है, n है, ऐसे इससे गुणा कर दीजिए आपको पता चल जाएगा। n का जो वैल्यू है यहाँ पे आप चाहें तो रख सकते हैं, तो n का वैल्यू कितना निकाला गया है, a n इंटू al, तो यहाँ पे चाहें तो n a l इंटू e लिख सकते हैं आप। ठीक है, ये Q का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये Q का वैल्यू हो गया, ये जो है Q का वैल्यू हो गया। अब हम Q का वैल्यू निकालने के बाद से इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, अब हम समय निकालेंगे, T का वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, समझिए बात को, जब हम क्या करेंगे, जब हम जो है इस चालक के सिरे पर जब हम विभवांतर भी लगाएंगे तो क्या होगा, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, Q सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होगा चालक के अंदर, वह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सबसे पहले जो है इस बाह्य परिपथ के अंदर जाएगा। उसके पीछे पीछे ये सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, धीरे धीरे इसके अंदर जाना शुरू कर देंगे, और सबसे अंत में जो ये बिंदु P पर जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, P सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह सबसे अंत में जाएगा। ठीक है, सबसे अंत में जाएगा, मतलब कि चालक का जो कुल इलेक्ट्रॉन है इसको पार करने में कुछ समय जरूर लगाएंगे, और उसी समय को हमें निकालना है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन जो है किस वेग से गति कर रहा है, भीडी वेग से, इसकी लंबाई कितनी है l, तो इस चालक को पार करने में कितना समय लगाएंगे, तो भाई कोई अगर इलेक्ट्रॉन है भीडी वेग से चल रहा है और l लंबाई है, उसको तय करने में कितना समय लगा देगा, तो आप जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटे 4, तो हम बहुत आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यदि मान ली जाए, यदि यहां पे लिखते हैं, यदि चालक के सिरे P पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन द्वारा चालक को पार करने में लगा समय T हो तो
टी बराबर हो जाएगा एल अपान वी डी। ठीक है, टी बराबर हो जाएगा एल अपान वी डी, क्योंकि वी डी वेग से गति कर रहा है, एल लंबाई है, तो इतना हो जाएगा। अब जो है इस चालक के अंदर जब ये पार कर लेगा तो इसके अंदर धारा कितना बार है, आई। तो आई बराबर हम जानते हैं चालक में प्रवाहित धारा, चालक में प्रवाहित धारा कितना हो जाएगा, तो आई बराबर हो जाएगा क्यू अपान टी। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्यू का जो मान हमने निकाला है यहाँ पे, क्यू का जो मान निकाला है समीकरण 1 से, और जो टी का मान निकालना है समीकरण 2 में, हम इसमें रख देते हैं। तो यहीं पे लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्यू और टी का मान रखने पर जब रखेंगे यहाँ पे तो हमें मिलेगा I बराबर क्यू, क्यू की जगह पे कितना है NaLe, और टी का वैल्यू कितना है L अपान वी है, L अपान वी है। ध्यान से देखिए, L से L कट जाएगा, यहाँ पे E है, L से L कट जाएगा और यह वी ऊपर जाएगा। जब ये वी ऊपर जाएगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर Na और L तो कट ही गया है, E इंटू वी डी, ये फार्मूला हो जाएगा। अब इसी को हम वी का मान यहाँ पे निकाल लेते हैं, तो भाई इसको इधर भेज दीजिए, तो जब ये इधर जाएगा तो हम वी बराबर लिख सकते हैं I अपान ANE, ये फार्मूला लिखा जा सकता है। तो ये हमें मिला है वी बराबर I अपान ANE। तो वी क्या है, अनुगमन वेग है, और I क्या है, धारा है। हमने यही बोला था कि ये फार्मूला हमें निकालना है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो इसी को हम कहते हैं अनुगमन वेग और धारा में संबंध। तो निकालना बहुत आसान है, कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप जो है आवेश निकालेंगे। आवेश कैसे निकालेंगे, तो इस चालक के अंदर जो कुल इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या निकाल लीजिए। उसकी संख्या कैसे निकलेगी, तो भाई चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर n है और चालक का आयतन इतना है तो इसमें गुणा करेंगे तो आपको जो है चालक के अंदर उपस्थित जो कुल इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी संख्या पता चल जाएगी। उसके बाद से क्या करेंगे, आप आवेश निकालने के लिए Q बराबर Na से गुणा कर देंगे, जो फार्मूला होता है आवेश का क्वांटिकीकरण से। तो Q बराबर Ne हो जाएगा, तो कुल इलेक्ट्रॉन n है और इलेक्ट्रॉन से गुणा कर दीजिए, n का वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, Q का वैल्यू मिल गया। अब आपको जो है क्या करना है कि अगर यहाँ पे जो P सिरे पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर इस चालक को पार करने में अगर T समय लगाता है तो T बराबर हो जाएगा L अपान वी डी। T का भी वैल्यू निकाल लिए। अब चालक में धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, I प्रवाहित हो रहा है, तो I बराबर कितना होता है, Q अपान T होता है। Q का और T का मान रखिए, अपने आप को वी का मान मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका अनुगमन वेग और धारा में संबंध। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है आप उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना है ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। मैं इसकी अगली वीडियो में लेकर आऊंगा कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम को कैसे प्राप्त करते हैं, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम नियम की कैसे प्राप्ति की जाती है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।